friends, this is Kunal and welcome to Astute Knowledge Academy. In our previous lecture, we have discussed the system theory or a system approach given by David Easton. We have also discussed the mechanism, feedback mechanism and input and output of the system. किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, किस तरह से हम इनपुट्स देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, उसके बाद उसके ऊपर वो डिसीजन लेता है और अपना आउटपुट देता है और उसी आउटपुट से हम फीडबैक और सपोर्ट फिर से कर सकते हैं उस पॉलिटिकल सिस्टम को। तो ये कुछ हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए जाके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको। टुडे विल डिस्कस द स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी बाय एल्मंड एंड पॉवेल। एल्मंड एंड पॉवेल ने ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन भी कहा जाता है इसे, ये थ्योरी दी थी। ये एक एडवांस वर्जन है सिस्टम थ्योरी का जो कि डेविड ईस्टन ने दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने बनाया है, ज़्यादा डिटेल कवर किए हैं। इवन दो सिस्टम थ्योरी वॉज गुड, लेकिन हर एक थ्योरी को एडवांस होना चाहिए। तो उसी तरह से 1960s में जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी दी थी एल्मंड एंड पॉवेल ने। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी समझने के लिए पहले वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि आउटपुट इनपुट किस तरह से फंक्शन करता है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, ये समझना ज़रूरी है। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर आई बिगिन, जैसे कि आप देख रहे हो डेली न्यू वीडियोस आ रही है, सो गो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल यार। जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन मिलता है आपको सब्सक्रिप्शन से और अच्छे अच्छे वीडियो जल्दी आएंगे फिर। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, जिसे ही हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन। किसने दिया था ये? एल्मंड एंड पॉवेल ने। एल्मंड एंड पॉवेल ने ये थ्योरी दिया था हमें। ठीक है, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक आई थी 1966 में, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। ठीक है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में फिर से हम सिस्टम थ्योरी, पोस्ट बिहेवियरलिज्म फिर से हमारा रिवीजन होने वाला है जब हम कंपेरेटिव पार्ट स्टार्ट करेंगे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का। आज कुछ बेसिक्स देखते हैं कि सिस्टम स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी होता क्या है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी postulates that political systems are composed of various structures that are relatively uniform in the sense that they are found in the most political systems throughout the world। देखिए, हर एक पॉलिटिकल सिस्टम बना होता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स से, है ना। जैसे कि स्ट्रक्चर्स में यहाँ देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आएगा आपका, लेजिस्लेटिव बॉडीज, पार्लियामेंट जो हो गई आपकी लेजिस्लेटिव, यानी कि जो बिल्स बनाती है, जो लॉ बनाती है, वो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज। उसी के साथ एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या करती है, ये जो बिल बनाए हैं उनका एग्जीक्यूशन करती है, उनको प्रैक्टिस में लाती है। ठीक है, उसी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज। तो दीज आर सम एंटिटीज, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कुछ एंटिटीज है। अब स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन है, यहाँ हम देखेंगे सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के ही बारे में स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरह से फंक्शन करता है, कौन से फैक्टर है जो उनको डिसीजन लेने में या जो भी डिमांड्स हमारी है उसे फुलफिल करने में क्या उनका इंक्लूजन होता है सिस्टम में, वो आज स्टडी करेंगे हम। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बिकम पॉपुलर अराउंड 1916 when it became clear that the ways of studying US and European politics were not useful in studying newly independent countries। ठीक है, 1960s के बाद जैसे कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947, तो हमारे लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो सिस्टम्स थे या जो उनकी थियरीज थी वो उतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं थी, बिकॉज वी आर न्यूली इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज थे हम। तो हमारे लिए एक नया अप्रोच की ज़रूरत थी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी उसी अप्रोच के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जो है न्यूली फॉर्म स्टेट या इंडिपेंडेंट स्टेट्स को किस तरह से फंक्शन करना चाहिए, उनके लिए कौन सा अप्रोच ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। Structural functionalists try to point out the functions given structure does within a political system. Elman claimed that certain political function existed in all political system। देखिए, इन्होंने डेविड ईस्टन के इनपुट और आउटपुट मेथड को यहाँ भी अप्लाई किया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी में।
थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल किया है इन्होंने। इनका कहना है कि जो भी, जैसे हमने देखा था कि सिस्टम थ्योरी में कोई भी इनपुट्स या हमारी डिमांड्स जो है वो सिस्टम में जाती है। हम पहले किस चीज़ का स्टडी करते थे, पहले हम कोई भी एक स्ट्रक्चर का स्टडी करते थे, ठीक है, और उसके बाद कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उसका हम स्टडी करते थे। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक पॉलिटिकल एंटिटी है। वो क्या करती है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि रूल्स बनाना, लॉज बनाना, अलग अलग तरह के उसके फंक्शन होता है। कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, डेवलप वेलफेयर करने के लिए वो, ये उनके फंक्शंस वो जो परफॉर्म करती है। तो ट्रेडिशनल मेथड से लेके मॉडर्न तक हमने ये देखा है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं और उसके बाद उनके फंक्शंस का स्टडी करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी में यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, डिटेल दिया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं, हमें फंक्शंस का स्टडी करना है कि जो भी ये फंक्शंस होते हैं, जो कोई भी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है, वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर जो है वो अपना फंक्शनिंग करता है, किस तरह से वो वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इनपुट और आउटपुट डेविड ईस्टन का हमने यहाँ भी अप्लाई किया है, एलमेंट एंड पॉवेल ने। देखिए ये गैब्रियल एलमेंट है और ये जॉर्ज ब्रिंघम पॉवेल, ठीक है। दोनों की इमेजेस दी है। कभी इमेज इसलिए देनी पड़ती है ताकि आपको याद रहे कौन सा थिंकर, मतलब एग्जाम में ये थोड़ा सा फ्लैशबैक हो जाता है अगर आपको इमेज याद रह जाती है तो। चलिए इनपुट देखते हैं, कुछ इनपुट्स। वहाँ जब हमने पहले देखा था कि इनपुट में क्या था, हमारी डिमांड्स थी सिस्टम थ्योरी में। यहाँ पे इनपुट के फंक्शंस दिए हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा है कि पहले स्ट्रक्चर स्टडी किया था, अब हम फंक्शन स्टडी करेंगे। तो इनपुट के कुछ फंक्शंस है, जैसे कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा ये डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा और सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। बेसिकली पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो एक इनपुट है, एक फंक्शन है इनपुट का, वो क्या होता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन देखिए, बचपन में हम अलग अलग मतलब स्कूल्स हो गया, फैमिली हो गया, वहाँ से पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं ना, सोशलाइज होने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स होता क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। कभी अगर आपके घर पे पॉलिटिकली एक्टिव कोई लोग हो, या घर पे फादर डिस्कस करते हैं आपके साथ, मदर डिस्कस करती है, ठीक है। फैमिली से भी आपको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चलता है। साथ में जूनियर स्कूल में आप जो है, प्राइमरी स्कूल में आप सिविक्स का स्टडी करते हो, तब आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होता है। एक बेसिक आइडिया आपको आ जाता है, यानी कि आप क्या होते हैं, पॉलिटिकली सोशलाइज्ड हो जाते हो, आपको उन चीज़ों के बारे में पता लगता है, ठीक है। कॉलेज में पता चलता है आपको, आपके सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से पता चलता है। नेक्स्ट इनपुट है हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है। अब इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। आपने जो है आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, आप पॉलिटिकली सोशलाइज हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, रिक्रूट होगा, यानी कि आप क्या करोगे, यू विल पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे, है ना। पॉलिटिकल प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करोगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट टू वोट। आप अगर वोट देते हो, आपका वोट करने का जो अधिकार है वो आपको, इट मेक्स यू एबल टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिव पॉलिटिक्स, है ना। तो आपका रिक्रूटमेंट होता है पॉलिटिकल सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में क्या होता है, पहले तो आप पॉलिटिक्स से सोशलाइज हो गए, फिर आप रिक्रूट हो गए, आप पार्ट बन गए पॉलिटिकल प्रोसेस का। अब आप इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में, यानी कि आपकी इंटरेस्ट, यानी कि आपकी डिमांड जो है आप पुट फॉरवर्ड करोगे, है ना, गवर्नमेंट के सामने या पॉलिटिकल सिस्टम के सामने। आप अपनी डिमांड्स को रखोगे कि ये हमारी डिमांड्स है, इसे फुलफिल आपको करना है, ऐसे आप डिमांड्स करोगे पॉलिटिकल सिस्टम से। उसके बाद आता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। अब इंटरेस्ट एग्रीगेशन यानी कि जो आपकी डिमांड्स थी, उस डिमांड के ऊपर दावा करते हैं कि आपकी डिमांड जो है वो पूरी होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, आप सिस्टम को चैलेंज करते हैं कि भाई हमने जो डिमांड रखी है वो आपको अब पूरी करनी पड़ेगी, इसे कहा जाता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। उसके बाद आता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो वेरियस सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी जो डिमांड्स है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो सिस्टम में रखते हो, है ना। अलग अलग चैनल्स के थ्रू, पॉलिटिकल मीडिया हो गया या वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए, उसके थ्रू आप अपनी डिमांड्स जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में
बेस्ड हो, यानी कि ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो गया आप, ठीक है। नेक्स्ट हम जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे हमने डेविड ईस्टन का देखा था सिस्टम थ्योरी का, तब आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे कि इनपुट्स के कुछ फंक्शन है, आउटपुट्स के भी कुछ फंक्शन है, जैसे कि रूल इम्प्लीमेंटेशन। जब ये डिमांड सिस्टम में आ जाती है, आपके जो इनपुट्स से के द्वारा जो डिमांड सिस्टम में आई है, तो आउटपुट में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आउटपुट में क्या करना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे फंक्शन करेगा कि वो रूल को इम्प्लीमेंट करेगा, है ना, प्रैक्टिस में लाएगा रूल को। उसी के साथ पहले तो रूल बनाएगा वो, है ना, जो भी आपकी डिमांड से उससे रिलेटेड वो रूल्स बनाएगा, रूल मेकिंग। आफ्टर दैट रूल इम्प्लीमेंटेशन, क्या करेगा वो, रूल को प्रैक्टिस में रहेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा सोसाइटी में। एंड रूल एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन यानी क्या होता है, ये फाइनल डिसीजन, ठीक है, फाइनल अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन। यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन जैसे है हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। Structural function is argues that all political system, including the third world, could could most fruitfully be studied. Other basic functions of political system include the conversion of process, basic pattern, maintenance, and various capabilities. The structural function list argues that all political system, including the third world system, sorry, all political system could most fruitfully be studied and compared on the basis of how differing structures perform these functions in the different and various political system, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर से रीड कर दिया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था आउटपुट्स और इसमें, तो नो वरीज। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब गैब्रियल एलमंड और कोलमन, इन्होंने एक बुक लिखी थी, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, यानी कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, जो कंट्रीज अंडर डेवलप है उनके लिए उन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि किस तरह से पॉलिटिकल फंक्शन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वर्क करता है, ठीक है। गैब्रियल एलमंड एंड कोलमन ने ये बुक लिखी थी, द डेवलपिंग ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ठीक है। बुक्स को ध्यान में रखिए, एग्जाम में बुक्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक दिए थे उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के। पहला देखता है, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स हमने अभी देखे थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल पार्टीज, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। ऑल पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म सम फंक्शन टू डिफरेंट एक्सटेंट यूजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स है, और वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं कोई भी एक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, या कोई भी एक लॉ रूल्स बनाने के लिए। ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर मल्टी फंक्शनल, है ना। मल्टी फंक्शनल होता है, कोई सरकार सिर्फ एक ही रूल बनाने का ही काम करती है क्या, नहीं। देर आर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय दी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर मिक्स सिस्टम, है ना। कहीं पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न, कहीं पे यूरोपियन कंट्रीज में मॉडर्न स्ट्रक्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो इंडिया एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कि अंडर डेवलप है, वहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर को या ट्रेडिशनल थियरीज को, वैल्यूज, इथिक्स, मॉरल्स, उसको थोड़ा ज़्यादा उनके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है, फोकस किया जाता है। Structural functionalists argues that historically there have been 4 major challenges to political system, and that the challenges have occurred in the following sequence in West, ठीक है। यहाँ पे इन द वेस्ट यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो कुछ चैलेंजेस आए थे शुरुआत में पॉलिटिकल सिस्टम में, तो वही चैलेंजेस जो है वो देखेंगे हम कौन से चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैनल इज टू पेनेट्रेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। स्टेट बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट बिल्डिंग हो गई आपकी, लॉयल्टी और कमिटमेंट किस चीज़ के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए। लॉयल्टी होनी चाहिए आपकी, कमिटमेंट होना चाहिए, आप कमिट करने चाहिए। जो भी हम नेता चुन कर देते हैं, जितने भी हमें वो वादे करते हैं, कभी तो वो फुलफिल करते हैं नहीं, लेकिन उनका काम क्या है कि लॉयल रहना कंट्री के लिए, और कमिटमेंट रखना, जो भी वो प्रॉमिस कर रहे हैं उसे फुलफिल करना। इससे किस चीज़ में हेल्प होंगी हमें, हमारे नेशन को और ज़्यादा डेवलप और बिल्ड करने में हेल्प होंगी। उसके बाद पार्टिसिपेशन, लोगों का पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सोर्सेस, ठीक है। जो भी हमारे रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर
एलोकेशन करना, ये कुछ फंक्शंस है जो कि चैलेंजेस है पॉलिटिकल सिस्टम के सामने। अगर इन चैलेंजेस को वो प्रॉपरली हैंडल करती है तो कोई भी देश बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकता है ना। कोई भी देश, अगर इंडिया में भी इन चार चैलेंजेस को अगर प्रॉपरली बैलेंस कर पाए या इसको इन चैलेंजेस को फुलफिल कर पाए गवर्नमेंट, तो हम जो बोलते हैं कि स्वर्ग बन जाएगा हमारा इंडिया। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर देख के। स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी में इनपुट्स इनपुट्स हमने क्या देखा था? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई भी एक अगर कोई भी एक फंक्शन या कोई भी एक डिमांड आप पॉलिटिकल सिस्टम में रखते हो तो वो डिमांड कैसी होती है? बहुत सारे चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है ना। जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 में ये एक्ट आया था, लेकिन अगर हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो बहुत सारे एनजीओस, MKSS, ठीक है, मजदूर किसान संगठन, राजस्थान में सबसे पहले उन्होंने आरटीआई की डिमांड की थी 1996 में। ठीक है, तो सिर्फ लोगों का ही नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मीडिया होती है, उसी के साथ आपकी एनजीओज होते हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रेशराइज करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी डिमांड जो है, लोगों की जो डिमांड है वो पॉलिटिकल सिस्टम में वो भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। और एग्जांपल आप चाहते हैं तो कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ले लीजिए, या तो फिर वुमेन्स सिक्योरिटी से ले लीजिए ना। ह्यूमन सिक्योरिटी, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट एंड मोलेस्टेशन की केसेस आ रहे हैं। मी टू मूवमेंट आया था रिसेंटली, हमने देखा है कुछ साल पहले मी टू मूवमेंट आया था। तो मी टू मूवमेंट क्या था? सिर्फ कोई एक या दो पर्सन ने ही वो डिमांड नहीं रखी थी, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड के एनजीओज, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, प्रेशर ग्रुप्स, मीडिया, इन्होंने सबने जो है वो गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड रखी थी, हमारा इनपुट रखा था कि हमें कुछ न्यू लॉज चाहिए वुमेन्स की सिक्योरिटी को लेकर। अब ये डिमांड जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में आई। डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी में हमने क्या देखा था? सिर्फ इनपुट जा रहा है, कोई एक डिमांड जा रही है, लेकिन उस डिमांड को कौन भेज रहा है उसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो है वो आपकी डिमांड सो सिस्टम में जाती है। उसी के बाद जब डिमांड सिस्टम में जाती है तो सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस होते हैं, है ना। आइदर वो आपका डिमांड फुलफिल करेगा और नहीं करेगा। तो उनके सामने कौन से चैलेंजेस होते हैं गवर्नमेंट के सामने? द रूल मेकिंग। सबसे पहले क्या करेंगे? वो रूल बनाएंगे, उसके बाद रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। और रूल एजुडिकेशन, एजुडिकेशन यानी कि इसका ही मतलब न्यायिक निर्णय भी होता है। ठीक है, फाइनल जजमेंट या न्यायिक निर्णय भी आप इसे कहते हो। जब ये सारा गवर्नमेंट अगर इन आपकी डिमांड्स को फुलफिल करती है तो आउटपुट में फीडबैक आपका क्या रहेगा? अगेन फीडबैक में आप क्या करोगे? उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे और आने वाले वक्त में उसे दोबारा चुनकर लाओगे। तो कुछ इस तरह से फंक्शन करता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। आई गेस यहाँ पे आपका ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइए ज़रूर। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें सजेस्ट करनी है तो भी आप बता सकते हो। देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अब कंपेयर करते हैं डेविड ईस्टन की थ्योरी को और एल्मंड एंड पॉवेल की थ्योरी को। ठीक है, दोनों के अप्रोचेस को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ इनपुट की बात हो रही थी, लेकिन इनपुट किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो डिमांड कहाँ से आ रही है, उसके बारे में डिटेल नहीं बताया गया था। स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी एडवांस वर्जन है सिस्टम थ्योरी का। उन्होंने सिस्टम डेविड ईस्टन का ही इनपुट आउटपुट वाला फंक्शन अप्लाई किया है अपनी थ्योरी में, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बताया इन्होंने, डिटेल में इलेबोरेट किया है और ज़्यादा। जो डिमांड्स है वो इन्फ्लुएंस होती है अलग अलग, उसके लिए बहुत सारे अलग फैक्टर्स होते हैं ना। जैसे हम देखा एनजीओज वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हेल्प करती है हमारे डिमांड को स्ट्रांगली सिस्टम में भेजने के लिए या पुट फॉरवर्ड करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में। आउटपुट में अगेन आपका फीडबैक मिलेगा। आपको उस गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखना है या उनकी गवर्नमेंट को क्रश करना है, कोलैप्स करना है, कोई नई गवर्नमेंट चुनकर लानी है। तो इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम में जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं।
तो अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर और कोई डाउट होता है तो मैं इसके डिटेल नोट्स आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड बाय बाय।